हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। तो हम आज देखेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यू को। प्रीवियस हमने मंडे को भी हिस्ट्री के एमसीक्यू को देखा था, फिर हमने ट्यूसडे को देखी थी हिस्ट्री की थ्योरी क्लास को। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यू को और कल हम फिर से देखेंगे हिस्ट्री की थ्योरी की क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम से आपकी क्लास को। तो आज हिस्ट्री का जो एमसीक्यू का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये 8 बजे हमारी क्लास है, 9:30 पे बिल्कुल देखना ना भूले, वीडियो की री एग्जाम की क्लास होगी आपकी। पहला क्वेश्चन है कि अशोक को अशोक महान के रूप में जाना जाता था। यानी कि प्रश्न हमारा किससे है? प्रश्न हमारा अशोक से है और करा अशोक को अशोक महान के रूप में जाना जाता था क्योंकि वह एक महान विजेता था। दूसरा, उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। उन्होंने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया था। उपयुक्त कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है, आप बताइएगा क्या होगा इसका ठीक आंसर। तब तक हम बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट जो अशोक थे उनको महान सम्राट भी कहा जाता था, बौद्ध धर्म के संरक्षण भी किया था इन्होंने। अगर हम बात करेंगे अशोक की तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अशोक का शासन टाइम कब से कब तक रहा और कब से कब तक अशोक ने क्या करा था, हमारा क्या करा था, शासन टाइम में रहे थे। तो 272 से 232 बीसी तक क्या था अशोक का समय। तो जो अशोक के जो समय थे, तो अशोक जो थे प्रारंभ में क्या थे, ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते थे, यानी ब्राह्मण धर्म से संबंध था प्रारंभ में। लेकिन अंतिम टाइम में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो इन्होंने एक व्यक्ति था जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के से क्या कर ली, दीक्षा ग्रहण करी और बौद्ध धर्म में क्या हो गए, प्रवेश कर दिए। अगर हम इनके अभिलेखों की बात करेंगे तो इनके कई सारे अभिलेख भी मिले हैं। तो उनके 13वें अभिलेख से हमको ज्ञात होता है, तो 13वां अभिलेख जो हमको ज्ञात होता है वो आपके कलिंग में मिला था। 13वें अभिलेख से हमको ज्ञात होता है कि इन्होंने क्या करा था, कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध किया था जो हुआ था 261 बीसी में। कलिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपके उड़ीसा यानी कि महानदी के किनारे है, महानदी और गोदावरी दो नदियों के किनारे आपका कलिंग बैठता है। तो कलिंग आपके कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो इनके मतलब जो भी इनका राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष के बाद हमको पता चलता है कि इन्होंने क्या लड़ा था, कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 बीसी में, जिसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है अशोक के 13वें शिलालेख से। अगर हम यहीं पर जाकर बात करते हैं कि जो हमारे सम्राट जो अशोक थे उन्होंने कितनी लिपियों का प्रयोग किया था, लिपि की उनकी भाषा क्या थी, ये सब अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले जो पहला अभिलेख जो खोजा गया था वो जेम्स प्रीसेप ने क्या करा था, पहला अभिलेख खोजा था। तो अशोक का जो पहला अभिलेख था वो जेम्स प्रीसेप ने 1837 में खोजा था। और ये अभिलेख जो था वो आपके किस लिपि में था, वो आपके ब्राह्मी लिपि में था। तो ब्राह्मी लिपि में पहला खोजा गया अभिलेख था जो किसने खोजा था, जेम्स प्रीसेप ने खोजा था। अगर हम बात करेंगे अशोक की तो अशोक ने 4 लिपियों का प्रयोग किए थे। तो अशोक जो थे वो आपकी 4 लिपियों का प्रयोग किए थे, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और आपकी यूनानी लिपि। तो 4 लिपियों का प्रयोग जो है वो इनके अभिलेखों में मिलता है। तो अगर हम इनकी बात करेंगे कि अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो अभिलेखों की जो भाषा थी वो क्या थी, भाषा थी प्राकृत। तो प्राकृत ओवरऑल क्या थी, अभिलेखों की भाषा थी। अगर हम बात करेंगे तो कौन से अभिलेख, जैसे जब 1837 में जब जेम्स प्रीसेप ने जब पहला अभिलेख खोजा था तो वो ब्राह्मी लिपि में खोजा था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अन्य भी अभिलेख खोजे गए हैं, तो 2 अभिलेख ऐसे भी हैं जो आपके ब्राह्मी लिपि में ना होकर
आपके खरोष्टी लिपि में खोजे गए हैं। दोनों के दोनों जो वर्तमान समय में है वो आपके कहाँ पर है, वो आपके पाकिस्तान में है। जैसे खरोष्टी लिपि की अगर हम बात करेंगे कौन से अभिलेख हैं खरोष्टी लिपि में खोजे गए हैं, तो एक तो मान सेहरा का अभिलेख और दूसरा शाहबाजगढ़ी का अभिलेख। तो ये आपके कहां पर है, ये भी आपके पाकिस्तान में होगा और ये भी आपके क्या होगा, पाकिस्तान में होगा। तो ये खोजे गए थे। तो ये जो अभिलेख खोजे गए थे वो क्या खोजे गए थे, खरोष्टी लिपि में। अगर हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर ब्राह्मी लिपि की बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि जो होती है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और जो हमारी खरोष्टी जो लिपि होती है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। अगर हम बात करेंगे कि ब्राह्मी लिपि जो हमारी हिंदी में प्रयोग होती है देवनागरी लिपि, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो आपकी जो देवनागरी लिपि है वो आपके ब्राह्मी लिपि की क्या है, समान है। तो या देवनागरी लिपि बोले या हम ब्राह्मी लिपि बोले तो वो आपकी क्या है, समान है। तो अशोक के 13 जो शिलालेख है उससे हमें ज्ञात होता है अशोक क्या थे, एक महान विजेता थे। तो अगर हम आंसर की बात अगर करेंगे तो हमारा ठीक आंसर क्या होगा, ठीक आंसर होगा हमारा, क्योंकि उनको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो क्या थे, एक महान विजेता थे, इसीलिए उनको क्या कहते थे, सम्राट अशोक के नाम से जानते थे। तो ऐसे हमने प्रश्न को देखा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट को। ऐसे ही हम आगे भी प्रश्नों को देखते चलेंगे। तो उपगुप्त की सहायता से इन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की धनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया था। यानी कह रहा है कि अमेरिका में कौन से ऐसे दास थे निम्न जाति के जिनके दमनों की स्थिति को रोक लगाई थी अमेरिका में, काले दासों की। तो ऑप्शन है पहला राजा राममोहन राय, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, और चौथा ऑप्शन है हेनरी डेरोजियो। ओके, तो 3 ऑप्शन की बात हम करेंगे, 4 ऑप्शन है आपके टोटल मिला के। तो राजा राममोहन राय, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, और बात अगर हम करते हैं तो हेनरी डेरोजियो की। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तब तक बताइए क्या होगा इसका ठीक आंसर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर हम बात करते हैं यहां से, तो BR अम्बेडकर ने एक पूना पैक्ट किया था। जो पूना पैक्ट था वो आपके दलितों से संबंधित था। पूना पैक्ट दलितों से संबंधित था, और ये पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था, ये पैक्ट हुआ था। इसमें कौन कौन थे, तो इसमें महात्मा गांधी यानी कि MK गांधी, इसमें आपके MK गांधी थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगर हम बात करेंगे कि इसमें एक व्यक्ति जो था उसने क्या करा था, पूना पैक्ट में बहुत सारा योगदान दिए थे, तो वो ऐसे व्यक्ति जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। वो व्यक्ति हमारे कौन थे, मदन मोहन मालवीय। तो MK गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य एक पूना पैक्ट हुआ था, जो किससे संबंधित था, जो संबंधित था आपके दलितों से। तो हम यहीं से बात करेंगे कि जो मदन मोहन मालवीय जो थे हमारे, इन्होंने क्या करा था, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी क्या करी थी, स्थापना की थी। और इनकी जो उपलब्धि, इनको जो सबसे ज्यादा उपलब्धि जो मिली थी वो मिली थी चौरी चौरा कांड का मुकदमा लड़ने। हमारे जो उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में घटना हुई थी जिसको हम कहते हैं चौरी चौरा, तो चौरी चौरा कांड के मुकदमा जब लड़ा था तो उसमें से 170 लोगों को इन्होंने बचा लिया था। और वहीं से क्या हुई, इनको वकालत की उपलब्धि, यानी कि सबसे ज्यादा ये फेमस कहां से हो गए, चौरी चौरा कांड से। तो अगर प्रश्न बनता है कि चौरी चौरा कांड का मुकदमा किसने लड़ा,
तो लड़ा था आपके मदन मोहन मालवीय ने। जो घटना हमारी हुई थी 5 फरवरी 1922 को। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये समझौता जो हुआ था ये दो लोगों के मध्य हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात हम करते हैं और M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी की बात करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की हम बात करते हैं। तो पूना पैक्ट जो था वो आपके दलित वर्गों से संबंधित था। प्रश्न माना है कि निम्न जाति से कौन से संबंधित था। तो निम्न जाति की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर होगा हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी है जिसको हम कहते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी जो बुक लिखी गई थी ये लिखी गई थी आपकी मराठी भाषा में और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसको हम कहते हैं अजय गुलामगिरी। तो गुलामगिरी और इन्होंने एक समाज स्थापित किया था जो स्थापित हुआ था आपके 24 सितंबर यानी कि 1873 में एक समाज की स्थापना की थी जो निम्न जाति से संबंधित था जिसको हम कहते हैं सत्य शोधक समाज, जिसको हम कहते हैं सत्य शोधक समाज। अगर प्रश्न एक बनता है हमारा कि सत्य शोधक समाज जो है वो किस धर्म किस जाति से है, तो आपके निम्न जाति से संबंधित है सत्य शोधक समाज। तो इसकी जो स्थापना करी थी वो की थी किसने, वो की थी आपके ज्योतिबा फुले ने। हमारे उत्तर प्रदेश के रोहलखंड क्षेत्र जो कि आपके रोहलखंड के नाम से जाना जाता है उसमें एक महाविद्यालय है जिसको हम कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय, जो आपके उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में स्थित है। ओके, तो हेनरी डेरोजियो की अगर हम बात करेंगे, इस व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो ये व्यक्ति आपके यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। यंग बंगाल आंदोलन से क्या थे, जुड़े हुए थे। तो ये हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने स्थापना करी थी 1873 में, सत्य शोधक समाज की क्या करी थी, स्थापना की थी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने रिक्तिस्तान की बात कर रहा है के लिए चंपारण कृषक में अपना पहला सत्याग्रह आयोजित किया था। कह रहा है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरोध में या किसके कारण क्या करा था, आयोजित किया था। कह रहा मिल मजदूर, दैनिक मजदूरी, नील कृषक या उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे तो गांधी जी ने अपना पहला जो आंदोलन था वो 1917 में बिहार के चंपारण में आयोजित किया था। बिहार के चंपारण में आयोजित किया था और आंदोलन जो था वो किससे था, नील की खेती को लेकर था। आंदोलन था नील की खेती को लेकर। इसमें इनको जो आमंत्रित किया था नील खेती के लिए वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। तो इसमें क्या था, एक व्यक्ति इनको आमंत्रित करता है, दूसरा व्यक्ति वहीं पर खड़े होकर क्या करता है, विरोध करता है, और तीसरा व्यक्ति वहीं पर महात्मा की उपाधि देते हैं। तो तीनों व्यक्तियों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। तो इसके जो तीनों व्यक्ति जो थे, इसमें जो हमारे पहले व्यक्ति थे जिनको हम कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या करी, इसी आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। राजकुमार शुक्ल ने क्या करा, गांधी जी को आमंत्रित किया। राजकुमार शुक्ल ने क्या करा, गांधी जी को आमंत्रित किया नील कृषकों की यानी कि नील की खेती के लिए बिहार के चंपारण में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे व्यक्ति हैं एनजी रंगा, एनजी रंगा ने क्या करा, इस आंदोलन का क्या करा, विरोध कर दिया। तो तीन व्यक्तियों के नाम अगर यहां से निकलते हैं तो तीनों जो व्यक्ति हैं हमारे वो अलग अलग उन्होंने बातें कही थी। यानी कि एनजी रंगा ने क्या करा, चंपारण का विरोध किया। और नील कृषि के लिए किसने आमंत्रित किया गांधी जी को, तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया। और इसी से इस आंदोलन से खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या करी, महात्मा की उपाधि दे दी। तो प्रश्न बनता है महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। कब दी, तो चंपारण आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांधी जी को क्या करी, महात्मा की उपाधि दे दी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो किसके लिए था, नील की खेती के लिए था, यानी कि नील की खेती से संबंधित था। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर भी होगा कि नील कृषक से क्या था, संबंधित था।
अगर हम बात करेंगे तो 2 आंदोलन हुए थे, एक हुआ था 15 मार्च, एक हुआ था 22 मार्च को। अगर सनों की बात करेंगे तो दोनों की सनें क्या है, 1918 है, 1918 है। तो गांधी जी ने, अगर प्रश्न बनता है गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, यानी कि सबसे पहले भूख की हड़ताल कब की थी, तो जब अहमदाबाद जब मिल आंदोलन हुआ था, यानी कि अहमदाबाद जब मिल आंदोलन हुआ था तो क्या करी थी उन्होंने, सबसे पहले भूख की हड़ताल करी थी। सबसे पहले भूख हड़ताल यहीं पर करी थी गांधी जी ने। और अगर बात करते हैं कि 22 मार्च 1900 तो खेड़ा आंदोलन था। खेड़ा आपके कहां पर है, गुजरात में। तो गुजरात में एक खेड़ा आंदोलन था यहां से। ओके, तो ये हमारी क्या थी, कुल मिला के सभी बातें थी यहां से। तो हमने देखा कि गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की, तो अहमदाबाद मिल मजदूर का क्या सीन था, ये था कि जो मजदूर जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ाकर 50% कर दो, लेकिन सरकार नहीं ऐसा कर रही थी। तो गांधी जी 20% थी, उसको कितना बढ़ रहा था, उनको बढ़ रहा था 50%, यानी कि 50% बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो गांधी जब इस आंदोलन में उतरे तो ना इनकी मानेगी ना उनकी मानेगी, जो बढ़ा दी गई वो कितना वेतन बढ़ा दिया गया था, 35% बढ़ा दिया था। मजदूर बोल रहे थे कि हमारी 50% को बढ़ा दो, लेकिन जो मिल मजदूर थे वो बस 20% ही बढ़ा रहे थे। तो गांधी जी को बुलाया गया, तो गांधी ने बीच में समझौता कराया, और जो हमारे मजदूर, जो हमारे श्रमिक लोग थे, उनकी जो सैलरी जो बढ़ाई गई वो कितनी बढ़ाएगी, 35%। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनके बटे में 2 कर देते हैं, तो यानी कि 35% क्या होती है, बढ़ोतरी होती है हमारी। तो सबसे पहले जो की थी वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में क्या करी थी, भूख हड़ताल की थी। खेड़ा की बात करेंगे तो खेड़ा जो आंदोलन था गांधी जी के द्वारा चलाया गया तीसरा आंदोलन था, और इसमें जो 22 मार्च 1918 में जो हुआ था वो हमारा खेड़ा आंदोलन हुआ था। तो इसका हमने आंसर देखा, तो इसका ठीक आंसर होगा आपका नील कृषक। ओके, अगला प्रश्न है कि सन 1856 में निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल में से किसने या किसने यह निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों को बादशाह या बादशाह नहीं माना जाएगा। यानी कह रहा किस गवर्नर ने क्या करा था, एक घोषणा कर दी थी कि जो बहादुर शाह जफर होंगे वही अंतिम होंगे, उसके बाद जो बादशाह होंगे उनको, जो भी वंशज होंगे उनको क्या कराया, बादशाह नहीं माना जाएगा। तो हमने देखा है कि जब अगर मुगल सम्राट की बात करते हैं तो अंतिम मुगल सम्राट में जो नाम आता है वो होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, या बहादुर शाह जफर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड अगर हम सबके आगे लगा सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। अगर हम बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो सिविल सेवा की अगर हम बात करते हैं, सिविल सर्विस, ये सिविल सेवा की अगर हम बात करते हैं तो सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो सिविल सेवा का जनक हम कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि सिविल सेवा की नींव किसने रखी, तो सिविल सेवा की जो नींव रखी थी वो रखी थी आपके वारेन हेस्टिंग्स ने। तो दोनों प्रश्न हमारे अलग अलग बनते हैं कि सिविल सेवा की जो नींव रखी थी वो रखी थी वारेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन अगर हम बात करेंगे सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं, सिविल सेवा का जनक कहते हैं। सिविल सर्विस डे हम बनाते हैं 21 अप्रैल को बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, कई बार पेपरों में भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले सिविल सर्विस की परीक्षा 1922 में आयोजित की गई थी और केंद्र बनाया गया था इलाहाबाद को। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आईएएस का एग्जाम क्लियर किए, यानी कि आईसीएस उस टाइम हम बोलते थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने 1863 में क्या करा था, आईसीएस का एग्जाम को पास किए थे। तो पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस को पास किया था। ओके, अगर हम बात करेंगे तो स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत करी थी वो करी थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया गया था वो किया गया था 1793 में। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त की क्या करी गई थी, शुरुआत की गई थी। ओके, अगर हम देखेंगे
डलहौजी को, तो डलहौजी ने क्या करा, ये क्या करते थे, इन्होंने एक नीति चालू करी थी जिसको कहते थे हड़प नीति, या कह सकते हैं विलय नीति। हड़प नीति और विलय नीति शुरू की थी। तो इन्होंने हड़प नीति के तहत जो पहला जो हमारा रियासत थी जैसे सतारा को, तो सबसे पहले इन्होंने किसको हड़पा, सतारा को, यानी कि 1848 में इन्होंने सतारा को क्या करा, अपने कब्जे में ले लिया था। और कुशासन के आधार पर अगर पहले हम बात करेंगे कि कुशासन के आधार पर सबसे पहले किसको हड़पा इन्होंने, तो कुशासन के आधार पर सबसे पहले इन्होंने अवध को हड़पा 1856 में। इस समय जो अवध का जो राजा होने वाला था वो बाजिद अली शाह यहाँ पर राजा होने वाला था। तो उसी के समय में क्या करा इन्होंने, हड़प नीति का प्रयोग करते हुए अवध को पूरी तरह से क्या करा, हड़प लिया था। तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारा होगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करेंगे तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था, जो आया था 1856 में। इसमें बहुत सारे सहयोगी व्यक्ति थे, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत ही ज्यादा उन्होंने सहयोग किया था विधवा पुनर्विवाह को लेकर। अगर आईपीसी की बात करेंगे, इंडियन पैनल कोड की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1861 से लागू हुई। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू हुई। और भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और अगर चौथे हम फैक्ट की बात करेंगे तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किसके समय में हुई थी, आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। तो हमने देखा कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। कह रहा विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्ध धर्म के नियमों को, जैन धर्म की शिक्षाओं को, या वैदिक कर्मकांड को, या शिक्षकों की मध्य बातचीत को। तो अगर हम बात करेंगे विनय पिटक एक ग्रंथ है, तो विनय पिटक जो भाग है वो आपके बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ जिसको हम कहते हैं त्रिपिटक का क्या है, भाग है। और त्रिपिटक में ऐसे 3 पिटक आते हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका त्रिपिटक है वो क्या है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो क्या है, आपके त्रिपिटक है। तो विनय पिटक एज ए पार्ट किसका है, तो बौद्ध धर्म के नियमों का क्या है, आपके पार्ट है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगर हम यहां से बात कर लेते हैं कि जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको हम कहते हैं आगम, या हम उसको बोल सकते हैं त्रिरत्न। तो त्रिरत्न क्या है, दूसरा पवित्र ग्रंथ है, और आगम भी आपका क्या है, पवित्र ग्रंथ है। अल्पसंख्यक और जैन धर्म दोनों को क्या माना गया है, अल्पसंख्यक माना गया है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को क्या माना गया है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। तो जैन धर्म में अल्पसंख्यक को शामिल किया गया था 2014 में, यानी कि अल्पसंख्यक के समूह में जैन धर्म को शामिल किया गया था 2014 में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे, लेकिन जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे आपके ऋषभदेव। तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट तीर्थकर हैं वो है महावीर प्रसाद स्वामी महावीर की। अगर हम बात करेंगे तो वो 24वें तीर्थकर थे, और इसमें से अधिकांश जो 24 तीर्थकर थे उन्होंने जो तपस्या की थी वो संवेद पर्वत पर क्या करी थी, तपस्या की थी। संवेद पर्वत की अगर बात करेंगे तो मधुबन की पहाड़ियों में, पारसनाथ की पहाड़ियों पर क्या है आपके स्थित है, जो झारखंड राज्य में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म के नियम, जैन धर्म की शिक्षाओं से नहीं था। कह रहा एरोला की 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया है, किस काल की कृति है। पूछ रहा किस काल की कृति है, गुप्त काल की, गुज्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की, या चालुक्य काल की।
अगर हम बात करेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट। नागभट्ट क्या था, संस्थापक था गुज्जर प्रतिहार वंश का। अगर हम एरोला की गुफाओं की बात करते हैं, एरोला की जो गुफाएं हैं वो कुल आपकी 34 गुफाएं हैं, जो आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपके हिंदू धर्म तीनों से संबंध रखती हैं। इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो शामिल किया गया था वो किया गया था 1983 में। ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इनको हम एरोला की गुफाएं कहते हैं। इनका जो निर्माण जो किया था वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया था। अगर हम राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे तो इसका जो संस्थापक होगा वो होगा आपके दंती दुर्ग। दंती दुर्ग क्या है, राष्ट्रकूट वंश का क्या है, संस्थापक है। चालुक्य अगर वंश की बात करेंगे तो पुलकेशन द्वितीय क्या है, चालुक्य वंश के संस्थापक है। पुलकेशन फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो चालुक्य वंश के क्या है, संस्थापक हैं आपके। ठीक है, तो हमने देखा कि एरोला की जो गुफाएं हैं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और भी कई सारी अजंता की गुफाओं को उनको भी विश्व विरासत सूची में 1983 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था और वो भी आपके कहां पर है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बीबी का मकबरा है, वो औरंगजेब ने बनवाया था। वो आपके राबिया उल दौरानी जो उनकी पत्नी थी उनकी याद में बनवाया था, उसे हम भारत का द्वितीय ताजमहल कहते हैं। वो भी कहां पर है, वो भी आपके औरंगाबाद में ही स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, राष्ट्रकूट। तो उसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट के कालों में। जो अजंता की जो आपकी हमने गुफाओं की चर्चा की है उन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया और ये आपके बौद्ध धर्म से क्या रखती हैं, संबंध रखती है। लेकिन हमने बात करी एरोला की, तो एरोला की जो गुफाएं वो आपके हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म से क्या रखती हैं, संबंध रखती हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्रकूट काल। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। आत्मीय सभा की स्थापना की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय या अरबिंदो। हम कह सकते हैं अरबिंदो घोष की हम बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किसने किसकी स्थापना की है। तो बात करेंगे सबसे पहले ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की है वो की है, जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की है वो हमने की है राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने क्या करी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी। अगर हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की तो इन्होंने जो स्थापना करी थी वो करी थी 20 अगस्त 1828 को क्या करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो करी थी कोलकाता में। तो कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो अगर हम बात करते हैं कि इन्हीं की बात कर लेते हैं तो इन्होंने क्या करा था, सती प्रथा को क्या कर दिया था, प्रतिबंधित भी कर दिया। तो सती प्रथा को पूरी तरह से जो प्रतिबंधित किया गया वो किया गया 4 दिसंबर 1829 को। तो 4 दिसंबर 1829 को क्या किया गया था, सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें सहयोग था हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से क्या कर दिया, सती प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो इनकी एक पत्रिका थी जिसको हम कहते हैं संवाद कुमैदी। संवाद कुमैदी में क्या था, इन्होंने सती प्रथा की पूरी तरह से चर्चा की थी और इनको जो सती प्रथा की जो प्रेरणा मिली थी, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो प्रेरणा जो मिली थी, इनकी जो भाभी थी अलका मंजरी, इनके भाई की मृत्यु के बाद उनको सती होना पड़ा था। तो इसी कारण इनको क्या मिली थी, प्रेरणा मिली थी। अगर हम बात करेंगे सती प्रथा का पहला जो साक्ष्य था वो कहां से हमको मिला था, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से क्या था, पहला साक्ष्य हमको मिला था। तो भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख जो है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं से क्या था, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला था। और सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक राजा राम मोहन राय और दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या करा था, 4 दिसंबर 1829 में पूरी तरह से सती प्रथा को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था।
अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, इन्होंने क्या करा था, आर्य समाज की स्थापना करी थी। ये समाज जो बना था वो 10 अप्रैल 1875 को बना था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बंबई में। तो बंबई में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगर हम बात करेंगे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, ये हमारा ब्रह्म समाज था। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ने क्या करा, भारतीय ब्रह्म समाज की क्या करी थी, स्थापना की थी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आत्मीय सभा की स्थापना की किसने थी। तो अगर आत्मीय सभा की बात करेंगे तो राजा राममोहन राय ने क्या करी थी, आत्मीय सभा की स्थापना करी थी 1814 में। ये हमारा राइट आंसर होगा, आत्मीय सभा की स्थापना। यानी कि राजा राममोहन राय के द्वारा पहला अगर कोई संस्थान स्थापित किया गया तो हम उसको आत्मीय सभा के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो 1 मई 1857 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। परमहंस रामकृष्ण मिशन की क्या करी, इन्होंने स्थापना करी। ये रामकृष्ण परमहंस क्या थे, स्वामी विवेकानंद के क्या थे, गुरु थे। तो इन्होंने इसी मिशन की क्या करी थी, स्थापना की थी। अगर हम यहां से और भी देखेंगे तो आत्मीय सभा हो गई आपकी, ऐसी बहुत सारी संवाद कुमुदी को भी लिखा था इन्होंने। अब भारतीय केशव सेन ने, जो आपके भारतीय व्यक्ति थे, उन्होंने क्या करा था, भारतीय ब्रह्म समाज की भी क्या करी थी, स्थापना कर दी। तो हमने देखा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा आपका, राजा राममोहन राय क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान क्या था। यानी कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था, ये हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। कह रहा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। आइए पहले हम बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ये शुरू होने की डेट थी हमारे ग्वालियर टैंक में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। अगर हम बात करेंगे तो 9 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 6 बजे, यानी कि 0 आवर के तहत, 0 आवर, तो 0 आवर के तहत क्या करा इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन में 0 आवर के तहत जितने भी व्यक्ति थे, उन सभी को, जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, उनको ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, उठा लिया। यानी कि उनको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। तो 0 आवर की घटना जो है हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगर हम पूछेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय हमारा वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी यूपी SSC एग्जाम में आपके पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो हमारा वायसराय थे वो कौन थे, आपके लिन लिथगो थे। अगर हम बात करेंगे भारत खिलाफत आंदोलन की, तो 1919 से लेके 1924 तक क्या था, हमारा खिलाफत आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को। तो असहयोग आंदोलन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करने वाले व्यक्ति जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। लेकिन जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। तो लोकमान्य की जो उपाधि थी वो जनता के द्वारा दी गई थी उनको। और गणेश उत्सव और शिव महोत्सव जो मुंबई में बनाया जाता है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ही देन है। तो असहयोग आंदोलन के समय अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पे क्या थे, वायसराय थे आपके। लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पे क्या थे, आपके वायसराय थे, जिनका जो टाइम था 1916 से लेके 1921 तक इनका टाइम था। अगर हम दांडी मार्च की बात करेंगे तो नमक कानून तोड़ने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम कहते हैं दांडी मार्च। तो दांडी मार्च का जो आंदोलन था वो क्या था, तो देखते हैं दांडी मार्च का जो आंदोलन था वो आपका क्या था। तो ये आंदोलन जो था वो 12 अप्रैल, जो आपका आंदोलन था वो था आपका 12 मार्च
1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा थी। ये यात्रा थी 24 दिनों की, और इसमें जो टाइम लगा था वो लगा था 385 डेज। तो 385 डेज क्या लगा था, टाइम लगा था। शुरुआत में इस जो यात्रा थी उसमें जो कुल मिला के जो लोग शामिल थे वो सिर्फ 70 से 78 लोग क्या थे, शामिल थे, यानी कि 78 लोग इसमें शामिल हुए थे। लेकिन बाद में ये बहुत ही बड़ी यात्रा हो गई और ये स्टार्ट हुई थी आपके साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से क्या हुई थी, शुरू हुई थी और पहुंच गई थी आपके डांडी यानी कि नवसारी जिले में क्या हुई थी, ये रुकी जाके। तो 24 दिनों की यात्रा थी, 78 सहयोगी इसमें शामिल थे और कुल मिला के ये यात्रा जो थी वो आपकी 385 किलोमीटर की क्या थी, यात्रा थी। तो अगर हम बात करेंगे तो सबने बग्गे आंदोलन का प्रारंभिक चरण था नमक कानून तोड़ने के लिए, जिसे हम कहते हैं डांडी मार्च की यात्रा, जिसमें दक्षिण भारत में जो प्रतिनिधित्व करता थे वो थे राजगोपालाचार्य। तो हमने देखा 8वें प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या आपके चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन। अगर हमने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो हमको पता है कि चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन हमारे भारतीय इतिहास में है ही नहीं। तो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, डी गलत हो गया आपका। तो बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगर बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। द्वितीय सम्मेलन की बात करेंगे 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो 1932 में हुआ था। तो फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय हमारे सम्मेलन थे। ये सभी के सभी जो सम्मेलन थे वो सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे, सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे और जॉर्ज पंचम के शासनकाल के अंतर्गत हुए थे। और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो हमारे थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड क्या थे, हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ओके, तो तीनों के तीनों से सम्मेलन हुए थे वो 1930, 1931, 1932 में। इन तीनों सम्मेलनों में एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो तीनों सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिए थे, उनको हम कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया, भाग लिया। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी ने और सरोजिनी नायडू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था, जिसमें कई सारे भारतीयों को भी शामिल किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए थे, भाग लिए थे गांधी जी और सरोजिनी नायडू। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, द्वितीय, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या लिया था, भाग लिया था। अगर हम बात करेंगे तो आप देखिएगा 1930 और 1931 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पे जो वायसराय थे हमारे कौन थे, लॉर्ड इरविन हमारे क्या थे, वायसराय थे। तो याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो क्या थे, हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भारत की तरफ से। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। प्रश्न बना रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है INC की। अगर हम बात करेंगे INC की तो INC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को क्या हुई थी, INC की स्थापना हुई थी। होनी थी स्थापना पुणे में, लेकिन हुई कहाँ, आपके बंबई में। तो बंबई में स्थापना हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। EU ह्यूम इसके क्या थे, संस्थापक थे पहले। और पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो व्यामेश चंद्र बनर्जी क्या थे, हमारे पहले अध्यक्ष थे INC के। तो अगर पूछ रहा है कि कौन, अगर सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी आपकी सरोजिनी नायडू, जो अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। यानी कि अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला की बात करेंगे तो उसमें नाम हमारा आएगा सरोजिनी नायडू का। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि पहली महिला बताओ, यानी कि ओवरऑल पहली महिला कौन थी। तो सही आंसर होगा हमारा एनी बेसेंट
जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष बनने वाली जो पहली महिला थी वो थी हमारी एनी बेसेंट, जो कोलकाता अधिवेशन की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी आपके सामने। तो राइट आंसर होगा, अगर यहाँ पे पूछा था कि भारतीय महिला बताओ कि भारतीय महिला कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या बनी, अध्यक्ष बनी, तो वो महिला आपकी कौन है, तो आंसर होता हमारा सरोजनी नायडू। ओके, तो हमने ऐसे 10वें प्रश्न को भी देखा है। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितनी महिला हुई, तो 1 महिला, 2 महिला और तीसरी महिला जो हमारी है वो आपकी निल्सन सिंह गुप्ता, ये आपकी तीसरी महिला थी जो 1933 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनाएगी। तो ऐसी हमारी 3 महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या थी, आपकी शामिल थी। अगर हम बात करेंगे बंबई की स्थापना किसने करी, तो गेरोल्ड अंगियान ने क्या करी, बंबई की स्थापना करी। अगर यहां से हम बात करेंगे कोलकाता किसने करी, तो जॉब चारनाक ने क्या करी, कोलकाता की स्थापना करी। ऐसे हमने देखा कि जो हमारा राइट आंसर था वो क्या था आपका, ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश मूल की थी, यानी कि आयरलैंड की निवासी थी, भारतीय मूल में आके बस गई थी, जिन्होंने क्या करा, 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। तो होम रूल लीग जो आंदोलन था वो 2 व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया गया था, एक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस वंश की हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रस्तावित किया, यानी कि किस वंश के हारने के बाद मौर्य वंश आया था। प्रश्न हमारा ए है, करा हरेक वंश, होयसल वंश, नंद वंश या चंदेल वंश। अगर हम बात करेंगे हरेक वंश की, तो हरेक वंश का जो संस्थापक थे वो थे आपके बिम्बिसार हरेक वंश के संस्थापक थे। और हरेक वंश को हम कहते हैं पितृहंता वंश। तो पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने पिता की क्या कर देते थे, हत्या कर देते थे। जैसे बिम्बिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने, तो अजातशत्रु का जो पुत्र था उसने अपने उदयन, उसने अजातशत्रु की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पितृहंता वंश के भी नाम से जानते हैं। तो इस यहाँ की जो प्रारंभिक जो राजधानी थी वो क्या थी, राजगीर। यह हम कह सकते हैं कि हरेक वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, गिरिब्रज। उदयन की अगर बात करेंगे तो उदयन ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बना दी थी पाटलिपुत्र को। तो पाटलिपुत्र को क्या करा, उदयन ने अपनी राजधानी बना दिया। उदयन की अगर बात करेंगे तो पाटलिपुत्र। अब प्रश्न पेपर में आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, उदयन ने की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, उदयन ने की थी। और अगर बात करेंगे राजगीर की स्थापना किसने की थी, तो राजगीर की जो स्थापना की थी वो की थी आपके बिम्बिसार ने। तो राजगीर की जो स्थापना की थी वो की थी बिम्बिसार ने। ठीक है। अगर हम बात करेंगे नंद वंश की, तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, महापद्म नंद थे। तो महापद्म नंद क्या थे, संस्थापक थे यहां से हमारे। ओके। और नंद वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो घनानंद था, जो बहुत ही दुष्ट शासक की श्रेणी में आता था। अगर हम बात करेंगे तो आंसर होगा हमारा नंद वंश। तो नंद वंश की हार के बाद कौन सा वंश हो गया आपका, तो आपका वंश हो गया मौर्य वंश, यानी कि मौर्य वंश आ गया नंद वंश के बाद में। तो सही आंसर हमारा होगा क्या, मौर्य वंश। ओके। एक प्रश्न बनता है कि कौन कौन से वंश थे, यानी कि हरेक वंश था हमारा सबसे पहले, उसके बाद जो था वो शिशुनाग वंश था, और अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शिशुनाग वंश के बाद की अगर हम बात करते हैं
तो आपके नंद वंश था, और नंद वंश के बाद की अगर बात करेंगे तो मौर्य वंश था। ये बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं पेपर में कि हरेक वंश हो गया आपका, नंद वंश हो गया और आपका मौर्य वंश हो गया, बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे पेपर में। ओके, तो हमारा 11वां आंसर हुआ नंद वंश। तो नंद वंश की हार के बाद क्या हुआ था, मौर्य वंश आपका आ गया। अगला प्रश्न है कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था। निकी पूछ रहा है कि खारवेल का जो संबंध था निम्नलिखित में से किस वंश से था। अभी हमने पढ़ा था हरेक वंश को, महामेधा वंश की बात अगर हम करेंगे तो इससे जो गुफा जो संबंधित है, अभिलेख जो संबंधित है वो है हाथी गुफा, गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित। रक्ष भोजक वंश या सातवाहन वंश। अगर सातवाहन वंश की बात करेंगे तो जो संस्थापक था वो कौन थे, सिमुक थे। अगर राजधानी की बात करेंगे तो सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, प्रतिष्ठान इसकी क्या थी, राजधानी थी, जो आपके बंबई औरंगाबाद में क्या है आपके स्थित है। तो ये हमारा सही आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आपके महामेध वंश, मेदबहान वंश हमारा सही आंसर होगा। कलिंग की बात करेंगे तो कलिंग जो है वो आपके कहां पर है, वो आपके उड़ीसा में है कलिंग, और इससे जो संबंधित है वो है हमारा हाथी गुफा अभिलेख। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा पोत कहा ये गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, सिंधुदोड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनावली। अगर बात करते हैं बनावली की तो हरियाणा के हिसार में स्थित है, हरियाणा हिसार में स्थित है। और यहां से क्या मिले हैं, उत्तम प्रकार के जौ मिले हैं। तो उत्तम प्रकार के जौ का साक्ष्य हमको मिला है कहां से, बनावली से। कालीबंगा की बात करेंगे तो ये आपके राजस्थान में है, और यहां से जो हमको मिला है तो राजस्थान में यहां से हमको मिला है आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और अगर हम बात करेंगे कि एक खेत में दो फसलों उगाए जाने के साक्ष्य, यानी कि एक ही खेत में दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं, कालीबंगा। और कालीबंगे का जो मतलब होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां। अगर लोथल की बात करेंगे तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है, पत्तन नगर है, यानी कि एक बंदरगाह है जो आपके गुजरात में क्या है स्थित है। पूछ रहा है गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला, तो आंसर होगा आपके चुंडीजोड़ो, जो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर क्या है स्थित है आपके, तो पाकिस्तान में आपके पड़ता है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें तो ये आपके रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो वो आपके सिंधु नदी के किनारे है। इसकी जो खोज करी थी वो दयाराम साहनी ने करी थी। अब मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु नदी के किनारे है, उसकी जो खोज की थी वो की थी राखल दास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त किसका दरबारी कवि था, यानी कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। प्रश्न ये है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट, हरिशेन, चंद्रबरदाई या भभूति। बात करेंगे बाणभट्ट की तो बाणभट्ट जो थे वो आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी थे। बात करेंगे चंद्रबरदाई की तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जानते थे। इनकी जो पत्नी थी पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता, उनके भाई थे चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, दरबारी कवि थे। अगर और भी दरबारी कवि की बात कर लें तो मलिक मोहम्मद जायसी की अगर बात करेंगे तो शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे, शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। अगर अश्वघोष की बात करेंगे
तो आपके कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि की बात करेंगे तो वो हमारे कौन थे, कालिदास थे। भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को, तो वो कौन थे आपके, कालिदास थे। तो अगर हर्षेण की बात करेंगे तो कौन थे आपके, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जो प्रयाग स्तंभ लेख से क्या है, संबंधित थे। तो राइट आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न है कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की क्या हुई, साक्ष्य मिलते हैं कि हर्ष की क्या हुई थी, हार हुई थी। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या कावेरी नदी। तो गंगा की बात करेंगे, भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, या कह सकते हैं भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, जो आपके जिसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पुलकेशन द्वितीय जो थे वो आपके चालुक्य वंश से संबंधित थे। चालुक्य वंश से आपके संबंधित थे पुलकेशन द्वितीय। और हर्षवर्धन की बात करेंगे तो हर्षवर्धन जो थे वो आपके वर्धन वंश से संबंधित थे। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी आपकी कन्नौज, यानी कि थानेश्वर की बात भी हम कर सकते हैं। तो थानेश्वर की गद्दी, कन्नौज की गद्दी पे बैठे थे, थानेश्वर को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन जो थे वो सिंहासन पर बिल्कुल ही बैठना नहीं चाह रहे थे, तो उनके जो सेनापति थे सिंहनाथ की सहायता से क्या बैठे, सिंहासन पर बैठे। और जैसे ही सिंहासन पर बैठे वैसे जो समस्याओं की थी, वो क्या थी, एक पहाड़ जैसा टूट पड़ा समस्याओं को लेकर, लोगों की समस्याओं को। इन्होंने भारत में क्या करा, तो कुंभ मेले की शुरुआत की थी। और जो कुंभ मेला लगता है वो भारत के 4 स्थानों पर लगता है, जैसे हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया। इन्होंने जो शुरुआत करी थी वो इलाहाबाद से की थी। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है और आपके नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। तो कुंभ मेले की जो शुरुआत की थी वो की थी राजा हर्षवर्धन ने। तो राजा हर्षवर्धन जब कुंभ के मेले में जाते थे तो अपनी संपत्ति जो थी वो क्या कर देते थे, दान कर देते थे। तो ऐसे माना जाता है कि हर्षवर्धन ने, जो राजा हर्षवर्धन थे, उन्होंने क्या करी थी, कुंभ मेले की शुरुआत की थी। तो अगर सही आंसर देखेंगे तो जो युद्ध होता है इसकी जो जानकारी हमको मिलती है वो एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। एहोल अभिलेख से हमको ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो एहोल का अभिलेख जो है वो कहां पर है, आपके कर्नाटक में आपके एहोल का अभिलेख है। इससे ज्ञात होता है कि नर्मदा नदी के किनारे जो था वो युद्ध हुआ था। तुम्हारा सही आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी। इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल के समय की थी। विजयनगर की यात्रा जो थी निकोलो दी कॉन्टी ने किसके समय में की थी, जो इटली का यात्री था। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या हरिहर प्रथम, क्या होगा इसका ठीक आंसर। अगर हम बात करेंगे कृष्ण देवराय की, तो कृष्ण देवराय जो थे वो एक महान राजा थे। इनके समय में जो यात्री आया था उसको हम कहते हैं डोमिगो पायस। तो डोमिगो पायस जो था वो इनके समय में आया था। ऐसे हम बात कर लेते हैं जो देवराय द्वितीय जो थे, इनके समय में जो यात्री आया था उसको हमने कहा अब्दुल रज्जाक। तो उसका व्यक्ति का क्या नाम था, अब्दुल रज्जाक। अगर हम बात करेंगे तो निकोलो किसके समय में आया था, तो जो निकोलो जो था वो समय में आया था देवराय प्रथम के समय में। तो निकोलो दी क्वांटी जो था वो किसके समय में आया था, देवराय प्रथम के समय में आया था। और अगर बात करेंगे हरिहर प्रथम की, तो इन्होंने क्या करी थी, विजयनगर साम्राज्य की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो हरिहर और बुक्का दो सगे भाइयों थे, हरिहर व बुक्का दो सगे भाई थे जिन्होंने क्या करी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 में। तो इसने क्या करा था, अपने शासन काल के 17 वर्ष के बाद विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको क्या कर दिया था, हम्पी बना दिया गया था। तो विजयनगर जो साम्राज्य की राजधानी थी वो क्या थी, हम्पी थी। उसके बाद हम्पी के खंडरों को क्या करा गया, विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर दिया गया था 1986 में। तो 1986 में हम्पी के खंडरों को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था। कृष्ण देवराय की अगर और फैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसको कहते हैं अमुक्त मल्याद। अमुक्त मल्याद क्या थी, इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसको हम कहते हैं अमुक्त मल्याद।
जो आपकी तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। और इनके समय में जो अष्टदिग्गज थे वो भी रहते थे। तो अष्टदिग्गज रहते थे इनके समय में, जिसमें जो सबसे प्रमुख जो थे वो थे पेड्डाना, तो सबसे प्रमुख थे। तो अगर पूछा था कि अष्टदिग्गज किसके समय में रहते, तो कृष्णदेव राय के समय में रहते थे। और अगर पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज ना होकर अष्टप्रधान किसके समय में रहते थे, तो वो रहते थे आपके शिवाजी के समय में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा देवराय द्वितीय। अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, अगर हम बात करेंगे तो होगा हमारा देवराय प्रथम। अगर हम यहां से बात करते हैं तो इन्होंने क्या करा था, एक कवि थे श्रीनाथ, तो श्रीनाथ को इन्होंने क्या करा था, संरक्षण दिया था। और इनके समय में जो कवि थे श्रीनाथ, उन्होंने किसकी रचना करी थी? उन्होंने रचना की थी हरिविलास ग्रंथ की। तो जो हरिविलास जो ग्रंथ था वो किसके समय में लिखा गया था? वो लिखा गया था आपके देवराय प्रथम के समय में। अगर शासन टाइम की बात करेंगे तो 1406 से लेकर 1412 तक क्या था, समय था इनका। अगर हम बात करेंगे कृष्णदेवराय के समय की, तो बात करेंगे ये 9 वर्ष के समय में रहे थे राजा। और जो रचना लिखी थी अमुक्तमाल्यात, वो बहुत ही प्रसिद्ध थी, तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। तो अगर हम और भी अगर बात करें तो कृष्णदेवराय जब द्वितीय जो शासन काल में आ गए थे, तो जो कवि थे हमारे श्रीनाथ, उनको क्या करा, इन्होंने क्या करा, सार्वभौमिक कवि की क्या कर दी, संज्ञा कर दी। सार्वभौमिक का मतलब है कि बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि दे दी थी। यानी कि सभी कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि थे श्रीनाथ, जिन्होंने हरिविलास ग्रंथ की क्या करी थी, रचना करी थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, देवराय प्रथम। ओके, कह रहा है पीपर और समिति जो है कि स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन या जस्टिस पक्ष। अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड जो क्लास एसोसिएशन है, इसकी जो स्थापना करी थी वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करेंगे तो 1906 में स्थापना करी गई थी आगा खां के द्वारा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा क्या करी गई थी, स्थापना की गई थी। तो अगर हम बात करेंगे तो 1913 में पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, मुस्लिम लीग में क्या हो गए, शामिल हो गए। लेकिन उससे पहले प्रारंभिक सदस्यों में से नहीं थे। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना करी थी वो बांग्लादेश ढाका में की गई थी। अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था, प्रीवियस क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो स्थापना की बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जो आपके बंबई में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग हमारा राइट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये हमारा, बनता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। करा हिट्स फॉर सेफ कल्चर किस प्रसिद्ध भारतीय की द्वारा लिखी गई पुस्तक है? प्रश्न है बी.डी. सावरकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला हरदयाल, एक केसी सेन। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। राष्ट्रीय गान जिस पुस्तक से लिखा गया था उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, जिसको हम कहते हैं गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में एशिया के पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और वो पुस्तक जो हमारी थी वो क्या थी, आपकी गीतांजलि। अगर हम राष्ट्रगीत की यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रगीत किसने लिखा था, आनंद मठ से क्या लिखा गया था, हमारा राष्ट्रगीत को लिखा गया था आनंद मठ से। तो आनंद मठ जो पुस्तक थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। और इसी पुस्तक में हमारा जो एक विद्रोह था जिसको हम कहते हैं एज ए सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह की भी चर्चा जो की गई थी वो इसी टाइम पर की गई थी। तो राष्ट्रगीत की जो चर्चा की गई थी वो आनंद मठ से, और जो राष्ट्रगान की जो चर्चा की गई थी वो हमारी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के द्वारा की गई। बी.डी. सावरकर ने क्या था, 1857 की इतिहास की पुस्तक को लिखा। अगर बात करेंगे लाला हरदयाल तो इसका ही सही आंसर होगा, जो इन्होंने हिट्स फॉर सेफ कल्चर पुस्तक को लिखा है। और इन्होंने एक संगठन बनाया था 1913 में जिसे हम कहते थे गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के
प्रमुखों में से एक थे लाला हरदयाल, और इसकी जो स्थापना हुई थी गदर पार्टी की वो हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, यानी कि अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। प्लेस की अगर बात करेंगे तो सैन फ्रांसिस्को में क्या हुई थी, यूएसए में स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया साइड में हमारा होता है सैन फ्रांसिस्को। तो 1913 में संस्थापक सदस्य के रूप में नहीं लेकिन प्रमुख के रूप में बात करते हैं तो लाला हरदयाल जुड़े थे, लेकिन गदर पार्टी के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो सोहन सिंह क्या थे, इसके संस्थापक थे आपके। सोहन सिंह क्या थे, प्रमुख संस्थापक थे। और अगर बात करते हैं कि लाला हरदयाल किस पार्टी से जुड़े हुए थे, या कह सकते हैं किस पार्टी के प्रमुख थे, तो लाला हरदयाल भी आपके किसके प्रमुख थे, गदर पार्टी के क्या थे, प्रमुख थे। तो ऐसे हमारा सही आंसर क्या होगा, लाला हरदयाल। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी पद्धति किस क्षेत्र में प्रचलित समान से प्रचलित है, फारस, तुर्की, मंगोलिया या अफगानिस्तान। प्रश्न सिंपल सा अगर हम बनाते हैं तो अकबर ने अपनी मनसबदारी की प्रथा को किस देश से ग्रहण किया है, ये हमारा सीधा सीधा प्रश्न है। एग्जामिनर ने घुमाने के लिए कुछ इस टाइप का प्रश्न बना दिया है जिसमें है फारस, तुर्की, मंगोलिया और अफगानिस्तान। तो मनसबदारी जो प्रथा थी, आइए उसको समझ लेते हैं। वो अकबर ने 1575 में स्टार्ट की थी, जिसको हम कहते थे मनसबदारी। तो मनसबदारी क्या थी, वर्तमान समय में क्या थी, आपकी सरकारी सेवा थी। जैसे आज हमारे भारत में सरकारी नौकरियां हैं, वैसे ही क्या थी, हमारी मनसबदारी थी। सरकार अगर किसी पर आज भी अमल कर रही है तो वो अकबर की प्रथा है, जिसके अकॉर्डिंग हम सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी भी करते हैं, सरकारी नौकरियों की भर्ती भी हम करते हैं। तो उससे अगर हम बात करते हैं तो आपकी वर्तमान समय में जो प्रीवियस जो 1575 में जो हमारी प्रथा चलाई गई थी मनसबदारी, वो आज के समय में भी उसी की तर्ज पर क्या करी जाती है, सरकारी नौकरियों की चर्चा की जाती है। अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करेंगे तो उसमें मनसबदारी जो प्रथा ली गई थी वो अकबर ने कहां से ली गई थी, मंगोलिया से। तो मंगोलिया से ग्रहण की थी मनसबदारी प्रथा को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मनसबदारी। तो मनसबदारी जो प्रथा थी, सरकारी नौकरी आज भी वंशानुगत नहीं है, तो उसी समय में मनसबदारी प्रथा सरकारी नौकरी के समान थी और आज भी क्या है, वंशानुगत नहीं है। तो मनसबदारी का जो बिल्कुल जो शुरुआती जो मान सकते हैं सैलरी या उनका मनसब जो मान सकते हैं वो 10 रुपए था। 10 रुपए से लेके यानी कि 10 मनसब से लेके 5000 था। लेकिन एक 7000 मनसब की भी क्या करी जाती है, चर्चा करी जाती है। तो 7000 जो मनसब था वो रक्त संबंधियों को दिया था। तो 7000 मनसब जो प्रदान करने वाले अकबर के जो साले थे, यानी कि कह सकते हैं मान सिंह, तो उनको क्या मिला था, उनको 7000 का मनसब मिला था। तो रक्त संबंधियों को क्या दिया था 7000 का मनसब दिया था। तो मनसब का मतलब हम रुपए से आज की तुलना कर सकते हैं मनसब की। अकबर की पुस्तक जो है आईने अकबरी, जिसे हम कहते हैं आत्मकथा, जो आईने अकबरी है आपकी, उसमें क्या करा गया था, उसमें जो अबुल फजल ने 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया गया था। यानी कि कहा था कि भारत में 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 66 प्रकार की सरकारी नौकरियों का उल्लेख मनसबदार में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कितने मनसबों का उल्लेख किया गया था, 66। यानी कि 66 प्रकार के सरकारी पद थे अकबर के समय में, जिसकी स्थापना अकबर ने 1575 में की थी। तो ये जो मंगोलिया है उस देश से ग्रहण करे थे। मंगोलिया की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो उलान बटोर क्या है, कैपिटल है मंगोलिया की। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, मंगोलिया। अकबर ने क्या करा, दास प्रथा और तीर्थ यात्रा कर को भी हटा दिया पूरी तरह से। तो तीर्थ यात्रा कर जो था उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिए थे, और दास प्रथा को भी खत्म कर दिए थे, और जजिया को भी खत्म कर दिए थे। तो जजिया को सबसे पहले अगर खत्म किए थे अकबर, तो 1564 में क्या करा था, जजिया कर को समाप्त कर दिए थे। और दास प्रथा की अगर हम बात करेंगे तो 1562 में दास प्रथा नहीं, 1563 में दास प्रथा को भी समाप्त कर दिए थे। और अगर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए गए थे तो 1562। तो जजिया 1564, दास प्रथा 1563 और तीर्थ यात्रा कर 1562 में क्या कर दिए थे, पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। कौन, अकबर। अब हम अकबर की अगर और भी बात करें, जजिया कर भारतीय इतिहास में सबसे पहले लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने जजिया कर लगाया था, और अपने राज्य देवल में लगाया था। देवल की अगर बात करेंगे तो ये देवल जो है
यही आपका सोने की चिड़िया के साइड में पड़ता था। तो सोने की चिड़िया हम जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के जो बीच की कड़ी थी, तो सोने की चिड़िया यानी कि गोल्डन स्पैरो हम किसे कहते हैं, तो गोल्डन स्पैरो हम कहते हैं मुल्तान को। तो जो भी शासक सबसे पहले आता था वो हमारे सोने की चिड़िया मुल्तान पर क्या करता था, आक्रमण कर लेता था और अपने क्या करता था, उसका जो अधिकार था वो मुल्तान उसके अधिकार में आ जाता था। तो इसी को हम क्या कहते थे, गोल्डन स्पैरो कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारी क्या थी, सोने की चिड़िया थी। जैसे मोहम्मद गजनबी ने भी यहाँ पर आक्रमण करा था, मोहम्मद गौरी ने भी मुल्तान को जीता था। तो ऐसे बहुत शासक थे जिन्होंने क्या करा था, मुल्तान को जीता था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, एज ए मंगोलिया। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी जो था उसमें इबादत खाना क्यों बनवाया गया था। तो शाही परिवारों के उपयोग के लिए एक मस्जिद थी, अकबर द्वारा व्यक्तिगत कक्ष था, यह सभा कक्ष जहां अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ साथ विचार विमर्श किया था। यह चाहता है वह कमरा था जिसमें विभिन्न धर्मों से संबंधित अमीरों ने धार्मिक मामलों की क्या करी थी, चर्चा करी थी। तो अगर बात करेंगे तो अकबर की अभी हमने पूरी बात भी करी थी, यहां से फिर से थोड़ा सा अकबर की बात कर लेते हैं। तो अकबर जो थे वो मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। अगर मुगल वंश की वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो अकबर, और मुगल वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, बाबर होंगे। अब अकबर जो थे उन्होंने इबादत खाने का निर्माण करा दिया 1575 में। तो अकबर क्या थे, सभी धर्मों को संरक्षण देते थे, यानी कि अकबर के शासन काल में सभी धर्मों को एक अलग से मानता थी, यानी कि प्राथमिकता सभी धर्मों को थी, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जितने भी धर्म थे, हिंदू धर्म, सभी को क्या थी, मान्यता थी, मुस्लिम धर्म को भी मान्यता थी, लेकिन सभी धर्मों को। तो जब ये बनाया गया था तो 1575 में, तो 1575 में जो था इसमें सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए लोग ही प्रवेश कर पाते थे और धर्मों के लोग क्या थे, प्रवेश नहीं कर पाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, 1578 की अगर हम बात करेंगे तो ये जो था वो सभी धर्मों के लिए क्या करा गया था, ओपन कर दिया गया था। तो सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया था, तो विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करने के लिए एक कक्ष बनाया गया था जिसकी स्थापना फतेहपुर सीकरी में थी। तो अकबर ने अपनी प्रारंभिक राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी को अपनाया था और अकबर का मकबरा जो है वो आपके सिकंदरा आगरा में स्थित है। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल हम फिर से मिलेंगे आपके साथ हिस्ट्री थ्योरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को ज्ञान जीएस को। तब तक के लिए बाय।